ये सच्ची कहानियां हैं जो आधिकारिक रिपोर्टों और गवाहों के बयानों पर आधारित हैं। टेक ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। मेजर रायन लिंक और कैप्टन जस्टिन ग्रीव का गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस पर 4 महीने का डिप्लॉयमेंट पीरियड खत्म हो रहा है। ओके, चलो घर चलते हैं। कॉपी दैट। वो लोग 16 घंटे की उड़ान भर के वापस व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस जाने वाले थे, जो हमारा होम बेस है। वो एक खास वॉर प्लेन में घर जा रहे हैं, एक B-2 बॉम्बर जिसे स्पिरिट ऑफ कैंसस कहा जाता है। टावर डेथ 5 स्टार्टअप इज कंप्लीट। आप फ्लाइट पैन एक्टिवेट कर सकते हैं। वो गुआम से लगभग 11,500 किलोमीटर का सफर तय करके मिजूरी में होम बेस व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस जा रहे हैं। B-2 में मौजूद मेजर लिंक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं। कैप्टन ग्रीव मिशन कमांडर हैं, जिनके पास 2500 घंटों से ज्यादा का मिलिट्री फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। थ्रस्ट टू MCT। पहली बार जब मैंने B-2 उड़ाया तो लगा जैसे किसी ने मुझे पंख दे दिए हों। सब कुछ एकदम स्मूथ था। रोटेट। और अगले ही पल वो लोग सीधे ऊपर जाने लगे। फुल पावर। B-2 जमीन से बस 80 फीट ऊपर है और उसकी स्पीड कम हो रही है। प्लेन बहुत ज्यादा हिल रहा है और स्टॉल होने की कगार पर है। मैंने 15 साल तक B-2 उड़ाया है और उस दिन पहली बार मैंने B-2 को इतनी बुरी तरह हिलते हुए देखा। ग्रीव को एहसास होता है कि वो नीचे जा रहे हैं। हमें बाहर निकलना होगा। मुझे हैरानी हुई। उस B-2 ने 19 साल में 3 जंग देखी थी बिना किसी हादसे के। ऐसा हमने कभी नहीं सुना था। B-2 की कीमत 1.5 खरब रुपए से ज्यादा है। ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगा हादसा है। हम जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था। B-2 फ्लीट की सभी उड़ानों पर रोक लगा दी जाती है। यूएस एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल फ्लॉयड कार्पेंटर को इन्वेस्टिगेशन को लीड करने के लिए कहती है। आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। टेक ऑफ का वीडियो बताता है कि प्लेन की उड़ान भरते ही उसकी नोज ऊपर हो गई। आपका पहला रिएक्शन जब आप एयरप्लेन की पिच अप देखते हैं कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? इन्वेस्टिगेटर्स जेट को कंट्रोल करने वाले मैकेनिकल और कंप्यूटर सिस्टम्स की जांच करते हैं। परफेक्ट। एक्चुएटर का क्या हुआ? ओके। उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि टेक ऑफ के वक्त सभी फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस काम कर रहे थे। इंजन्स में खराबी नहीं थी, हाइड्रोलिक्स ठीक थे और फ्लाइट कंट्रोल्स भी ठीक थे। वो बहुत ही साफ दिन था, तो ऐसे में किसी बॉम्बर की पिच ऊपर कैसे हो गई और वो गुआम के रनवे पर आग के गोले में कैसे बदल गया? किसी वजह से एयरप्लेन की पिच अप हो गई थी। B-2 बॉम्बर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है उसका कंप्यूटराइज्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। B-2 में पायलट्स कंप्यूटर को बताते हैं कि प्लेन कैसे उड़ाना है और कंप्यूटर तय करता है कि उस कमांड को पूरा कैसे किया जाए। सीधे शब्दों में कहें तो किसी प्लेन को फ्लाइट कंप्यूटर्स के बिना सुरक्षित तरीके से उड़ाना नामुमकिन है। तो क्या उस सिस्टम में कोई खराबी थी? इन्वेस्टिगेटर्स बॉम्बर के फ्लाइट रिकॉर्डर के डेटा को देखते हैं, ये जानने के लिए कि हुआ क्या था। नोज जमीन से ऊपर जा रही है, लेकिन प्लेन की पिच -8 डिग्रीज तक रजिस्टर हुई है। तो इसका मतलब है कि प्लेन पिच डाउन नहीं हो रहा, पर कंप्यूटर को ऐसा लग रहा है, इसलिए वो प्लेन की पिच को लगातार ऊपर उठाता चला गया। जब तक वो स्टॉल नहीं हुआ तो एयर स्पीड, क्लाइंब एंगल और ऑल्टीट्यूड हर डेटा में गड़बड़ी है। आखिर ये सब हुआ कैसे, वो भी इस प्लेन में?
जनरल कारपेंटर जानना चाहते हैं कि फ्लाइट कंप्यूटर्स को गलत डेटा कैसे मिल रहा था। देखते हैं कि पायलट्स क्या कहते हैं। हमने 9:15 पर उड़ान भरी। कुछ मिनट बाद मेजर लिंक को स्टार्टअप के दौरान कैलिब्रेशन मैसेज मिला। मिशन कमांडर ग्रीव इन्वेस्टिगेटर्स को बताते हैं कि पायलट्स को एक अजीब कंप्यूटर मैसेज मिला था। हे चीफ, हमें एयर डेटा कैल मैसेज दिखाई दे रहा। ए डेटा कैल का मतलब होता है ए डेटा कैलिब्रेशन। आसान शब्दों में कहें तो एयर डेटा कैलिब्रेशन एयरक्राफ्ट को फ्लाइट के बारे में सारी अहम जानकारी देता है। B2 की नोज के करीब 24 सेंसर्स लगे होते हैं जो लगातार एयर प्रेशर को मेजर करते हैं। प्लेन के कंप्यूटर्स उन रीडिंग्स के जरिए एल्टीट्यूड, एयर स्पीड और एंगल ऑफ अटैक कैलकुलेट करते हैं। अगर उनका बैलेंस बिगड़ता है तो एयर डेटा कैलिब्रेशन का मैसेज आता है और पायलट्स मेंटेनेंस को बुलाते हैं। मेंटेनेंस मोड को ऑन करेंगे क्या? अगर उन 24 सेंसर्स में से एक भी सेंसर बाकियों से अलग एयर प्रेशर रीडिंग देता है तो उन्हें एक ही रीडिंग पर लाने के लिए रिकैलिब्रेशन की जरूरत होती है। टेक ऑफ कर सकते हैं। पिटो हीट ऑन है। रिकैलिब्रेशन के बाद आधे घंटे से भी कम समय में सब क्लियर है। टेक ऑफ कर सकते हैं। पायलट्स टेक ऑफ के लिए बॉमर को रनवे पर लाते हैं। ओके, और बताइए। सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि हम 100 नॉट्स की स्पीड पर नहीं पहुंचे। उसके बाद हमें FCS मास्टर कॉशन वार्निंग मिली। इससे पहले कि मैं बटन को दबा पाता वो वार्निंग चली गई। रुके यहाँ चले। चलो, अलर्ट बंद हो गया। वैसी सिचुएशन में अगर मैं पायलट इन कमांड होता तो मैं उड़ान भरता। क्यों? क्योंकि फ्लाइट में कोई गड़बड़ नहीं थी। जब हम 145 नॉट्स पर पहुंचे तो मैंने मेजर लिंक से रोटेट करने को कहा और वहां से अचानक हालात खराब हो गए। इन्वेस्टिगेटर्स उस दिन किए गए कैलिब्रेशन की और गहराई से जांच पड़ताल करते हैं। टेक ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। इन तीनों की रीडिंग में छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक दूसरे से काफी अलग हैं। वो पाते हैं कि B2 के 3 सेंसर्स गलत एयर प्रेशर रीडिंग्स दे रहे थे 100 नॉट्स और टेक ऑफ से कुछ समय पहले कुछ वक्त के लिए मास्टर कॉशन अलार्म बज उठा था। उस वक्त नहीं पता था कि वो कैसे रिलेटेड थे, लेकिन लग रहा था कि जुड़े हुए हो सकते हैं। वो क्या था? FCS कॉशन। रिकैलिब्रेटेड सेंसर्स ने फिर से गलत डेटा देना शुरू कर दिया। लेकिन 6 सेकंड्स बाद तो क्या चले? चलो, फ्लाइट कंप्यूटर ने सेंसर डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व कर दिया और अलर्ट मिलना बंद हो गया। आखिर इस प्लेन के सेंसर में हो क्या रहा था? ओके, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। उन्हें रिकैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? हाँ, तो वो पूरा एक दिन लेट थे। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि पायलट्स अपना मिशन फिर से शुरू करने के इंतजार में थे। उस दौरान स्पिरिट ऑफ कैंसस टारमैक पर था। ओके, तो जेट को डिले के कारण 24 घंटे बाहर ही छोड़ दिया गया था। तो दिक्कत क्या है? वेदर रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हादसे से एक रात पहले बेस पर एक तूफान आया था। अब ये मत कहना कि सिर्फ एक बारिश के तूफान ने हजारों करोड़ के प्लेन को खराब कर दिया। टेस्ट्स में कंफर्म हो गया कि भारी बारिश में भीगे सेंसर्स सैचुरेट हो गए थे और उन्हें रिकैलिब्रेशन की जरूरत थी। देखो, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। उन्होंने रिकैलिब्रेशन तो किया था। टेक ऑफ कर सकते हैं। तो फिर रिकैलिब्रेटेड सेंसर्स ने गलत डेटा क्यों दिया? लेकिन फिर भी जो उनको डेटा मिला वो गलत था, जिससे वो मरते मरते बचे।
पावर। एक स्टेट ऑफ द आर्ट B2 बॉम्बर गलत क्लाइम एंगल डेटा मिलने के कारण टेक ऑफ के दौरान स्टॉल कर जाता है। यूएस एयरफोर्स इन्वेस्टिगेटर्स अब भी ये नहीं बता पा रहे कि ऐसा क्यों हुआ होगा और उन्हें जल्द ही जवाब ढूंढना होगा। अगर उन्होंने गड़बड़ का पता नहीं लगाया तो ये अंत हो सकता है B2 बॉम्बर प्रोग्राम का। ओके, तो उन्होंने रिकैलिब्रेट किया सुबह 9:34 पर। करीब 1 घंटे के बाद एयर डेटा इशू की वजह से मास्टर कॉशन वार्निंग आ गई। तो सवाल यह है कि उन 56 मिनटों में क्या हुआ था। जनरल कारपेंटर पायलट्स की फ्लाइट के बारे में दी गई जानकारी को देखते हैं। रूटीन टैक्सी, पीटो हीट को ऑन किया, टाइमर का वेट किया और टेक ऑफ किया। पीटो हीट छोटे हीटर्स का एक सिस्टम होता है जो प्लेन के सभी सेंसर से कनेक्टेड होता है। टेक ऑफ से ठीक पहले पायलट्स हीटर्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि जब प्लेन ऊंचाई पर ठंडे तापमान में पहुंचे तो सेंसर्स जम न जाएं। पीटो हीट ऑन है। जनरल कारपेंटर सिस्टम बनाने वाले इंजीनियर से पूछते हैं कि क्या पीटो हीट रिकैलिब्रेटेड सेंसर्स पर असर डाल सकता है। सब क्लियर है, टेक ऑफ कर सकते हैं। और फिर उन्होंने पीटो हीट को ऑन कर दिया जब वो रनवे पे पहुंचे। जब उन्होंने वो देखा तो वो समझ गए और बहुत चिंता में पड़ गए कि उस सिस्टम में मौजूद नमी और जो डेटा इनपुट हम उसे दे रहे थे वो ऐसी परेशानी को खड़ा कर सकते थे। सेंसर्स के रिकैलिब्रेशन से 3 गीले सेंसर्स दूसरे सेंसर्स की जैसी रीडिंग ही देने लगे, लेकिन पीटो हीट को ऑन करने से नमी गायब हो गई और सेंसर्स फिर अलाइनमेंट से बाहर हो गए। तो जो डेटा कैलिब्रेशन में डाला गया था वो फिर से इनवैलिड हो गया और फ्लाइट कंप्यूटर्स उन सेंसर्स की मदद से परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या था? FCS कॉशन। तो फॉल्टी एयर डेटा की वार्निंग कुछ समय बाद अपने आप ही गायब कैसे हो गई। टेक ऑफ में बस कुछ सेकंड्स बचे थे, तो कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था। B2 के फ्लाइट कंप्यूटर को 24 अलग सेंसर्स से 4 अलग तरह का डेटा मिल रहा था। अगर सेंसर से आ रहे डेटा में कोई खामी होती है तो कंप्यूटर आगे बढ़ने के लिए 2 चैनल्स को सिलेक्ट करके उनसे डेटा लेने लगेगा। उसने गलत सिलेक्शन कर लिया। फ्लाइट कंप्यूटर ने ऐसा चैनल सिलेक्ट किया जिसमें रिकैलिब्रेटेड सेंसर से पिच एंगल के बारे में गलत जानकारी आई थी। 145 रोटेट। 12 सेकंड्स बाद गलत डेटा के कारण B2 की पिच बहुत ऊपर हो गई। जब उन्होंने प्लेन को रोटेट स्पीड पर लाकर टेक ऑफ कर लिया तब तक संभलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। फुल पावर। स्पिरिट ऑफ कैंसस का क्रू अचानक प्लेन की पिच ऊपर होने से खड़ी हुई परेशानी से निपटने के लिए तैयार नहीं था और उसे गलत डेटा का खामियाजा भुगतना पड़ा। कोई भी पायलट या मेंटेनर सिस्टम को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझता होगा कि उसे पता चल पाए कि क्या गड़बड़ हुई है डेटा कैलिब्रेशन के वक्त। दो महीनों में B2 के फ्लाइट कंप्यूटर को खराबी ठीक करने के लिए रिप्रोग्राम किया गया। तब से उसमें गलत डेटा इनपुट के कारण कोई दिक्कत नहीं हुई है। आखिर में सुरक्षा ही सब कुछ है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई एयरलाइनर है, फाइटर जेट है, स्पेस प्लेन है या कोई स्टेल्थ बॉम्बर है। एयरक्राफ्ट अब काफी मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां रेडियो के जरिए अहम जानकारी ट्रांसमिट करनी पड़ती है। ऐसे हालात में डेटा को चेक और रीचेक करने में हुई गड़बड़ तबाही का कारण बन सकती है।